चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखेंगे हम 1971 के वार से रिलेटेड। इसमें बताया जा रहा है 1971 में भारत ने जो विजय पाया उसने बहुत सारी आइडियोलॉजी की मैप को ही चेंज कर दिया, ऐसा रामनाथ कोविंद का कहना है। 1971 का जो वार हुआ था उस समय भारत की जीत होती है और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। इस युद्ध को हुए 50 साल हो चुके हैं, तो उसी की ये बरसी मनाई जा रही थी, उसी का उत्सव ये मनाया जा रहा था 1971 के वार के। इसमें याद किया जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, बंग बंधु के नाम से जिनको जाना जाता है। और ये यहाँ पर ट्राइब्यूट पे कर रहे थे फाउंडेशन फादर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के फाउंडेशन फादर के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। ये जगह है बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम इन ढाका, यहाँ पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब हम देख लेते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारियाँ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। 1972 से लेकर के 75 तक ये पीरियड दिखाया गया है। सेना के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इनकी हत्या करवाई गई थी। 25 सालों तक कोलकाता हत्यारा में छुपा हुआ था। बताया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री रहे और वहाँ के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति कब से रहे? 1975 से। प्रधानमंत्री कब से कब तक? 72 से लेकर के 75। इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 को भारत के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा गांव में, आजकल बांग्लादेश में चला गया है ये। उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अगुवाई करी थी और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण करा था, जिसकी वजह से उनको बंग बंधु का सम्मान दिया गया था। अब इनकी यदि हत्या हम देखें तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में सत्ता संभाला और युद्ध से तहस नहस बांग्लादेश को पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटा दिया। लेकिन 1975 आते आते चीज़ बिगड़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने लगा। मतलब कि आप अपने परिवार वालों को ही नौकरी दे रहे हो, पॉलिटिक्स में उतार रहे हो, इस टाइप का। तो सेना में असंतोष इतना बढ़ गया था कि कुछ जूनियर अफसरों ने 15 अगस्त 1975 की सुबह शेख के 32 धनमंडी स्थित आवास पर हमला बोल दिया था। गोलाबारी को सुनकर शेख सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कि उन पर और उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई गई। 16 अगस्त की सुबह सैनिकों ने सारे शवों को इकट्ठा करा और मुजीब को छोड़कर सबको बेनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफना दिया था। मुजीब के शव को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव टांगीपारा ले जाया गया। उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया। अपने पिता की हत्या के बाद शेख हसीना हिंदुस्तान रहने लगी थी। वहीं से उन्होंने बांग्लादेश के नए शासकों के खिलाफ अभियान चलाया था। 1961 में वो बांग्लादेश लौटी और सबकी सम्मति से अवामी लीग की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति हत्यारा था उसको 2020 में दोषी को फांसी की सज़ा दी गई। मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल रहे अब्दुल माजिद को 1998 में बांग्लादेश की एक निचली अदालत ने फांसी सुनाया था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला को जारी रखा। 13 अप्रैल 2020 को ढाका की सेंट्रल जेल में माजिद को फांसी दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक माना जाता है। जब 1947 में अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी मिली तो भारत को तोड़कर पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बन गया था। आज के बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जानते हैं, लेकिन फिर बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करने लगे थे और फिर कड़े संघर्ष और भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यानी कि अब दुनिया में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर पहचान मिल गई। और पाकिस्तान के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई है, इसके बाद वाली न्यूज़ में इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड वाले रिलेशन को बताया गया है। इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो क्रॉस कर गया है $10 बिलियन को, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। डिस्पाइट कोरोना रिस्ट्रिक्शन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश क्रॉस्ड $10 बिलियन, ऐसा कहना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का ऑन थर्सडे।
बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, यदि हम देखेंगे तो। इसके अलावा 4th नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ग्लोबली, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा एस जयशंकर का कहना है कि बांग्लादेश जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और 4थे नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ग्लोबली माना जाता है। जबकि इंडिया यदि देखें ना तो बांग्लादेश का 2nd नंबर का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। द मिनिस्टर वाज स्पीकिंग एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू कमेमोरेट। इसमें एक वर्ड आया है केमोमरेट। कोमोमरेट मतलब होता है मानना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये मनाती है 50 ईयर ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इसी के तहत 50 साल हो चुके हैं उसके आज़ादी के, तो उसी का उत्सव मनाया जा रहा था। ही रिकाउंटेड द रोल ऑफ BSF यूनिट प्लेइंग इन द आर्मिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग द मुक्ति वाहिनी स्पेशली इन गोरिल्ला वार टेक्निक। दोनों की सेनाओं के बीच में किस प्रकार से ट्रेनिंग का आदान प्रदान होता है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। इसके अलावा रिफ्यूजी जो थे, जब युद्ध हुआ था तो जो शरणार्थी थे उनके सपोर्ट के लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। नॉन ऑफ अस कैन फॉरगेट द जिनोसीडियल कैंपेन लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान फोर्सेस अगेंस्ट द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन 1971। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है पाकिस्तान की फोर्स ने बांग्लादेश के लोगों पर बहुत अत्याचार किया था 1971 में। 10 मिलियन रिफ्यूजी हैड कम टू इंडिया। 10 मिलियन रिफ्यूजी हमारे देश में आए, लिविंग इन कैंप्स इन बॉर्डर एरिया, एंड द पीपल ऑफ इंडिया ओपन्ड देयर हार्ट्स एंड सपोर्टेड देम। इसके बाद एक न्यूज़ आई है ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के एक स्टडी सामने आई है, उसको ही ये न्यूज़ बताती है। हांगकांग की एक स्टडी है, उसमें कहा गया है ओमिक्रॉन स्लोली इन्फेक्ट लंग्स, ऐसा हांगकांग की स्टडी कहती है, लेकिन इट मल्टीपल 70 टाइम्स फास्टर देन डेटा इन ब्रोंकस। देखो, लंग्स को इन्फेक्ट ये धीरे धीरे करता है, लेकिन वहीं यदि आप देखोगे ब्रोंकस को, ब्रोंकस क्या होता है, श्वास नली बोलते हैं ना। ए ब्रोंकस इज ए passage or airway in lower respiratory tract that conduct air into lungs। श्वास नली बोलते हैं, एक ऐसी नली रहती है जो हवा को हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। द फर्स्ट या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई टू ब्रांच फ्रॉम द ट्रेकिया एट द कैरिना आर द राइट मैन ब्रोंकिया एंड द लेफ्ट मैन ब्रोंकस। These are widest bronchi and enter the right lung and the left lung at each hilum। देखो ये जब श्वास नली की बात करोगे ना तो डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। द ओमिक्रॉन वेरिएंट सार्स कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स and multiplies faster than the delta variant and original SARS coronavirus in human bronchus, which may explain why it may transmit faster between people than previous variant। इसके अलावा कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। देखो, फिर भी ये ना डज नॉट ईजिली इन्फेक्ट द लोअर लंग्स। लोअर लंग्स को ये जल्दी से आसानी से इन्फेक्ट नहीं करता है, एंड दिस रिसर्चर सेज potentially explains why instances of severe disease are proportionally lower in cases involving Omicron। इसी के चलते चलते तो वैज्ञानिक लोगों का ऐसा कहना है कि यदि किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला कोरोना हो भी रहा है तो ऐसा कोई सीवियर डिसीज देखने को हमको नहीं मिलता है। द स्टडी वाज लेड बाय रिसर्चर फ्रॉम द LKS फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। किसने ये अध्ययन किया है उसके बारे में ये बात बताई गई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो न्यूट्री गार्डन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन गार्डन से रिलेटेड। तो उसके पहले आप इंडिया की कंडीशन देखिए कि पोषण के मामले में भारत कहाँ पर खड़ा है। इंडिया में बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। इंडिया भले ही 2nd नंबर पर आता है फूड को प्रोड्यूस करने के मामले में, लेकिन इट हैज़ इट्स 2nd लार्जेस्ट अंडर नरिश पॉपुलेशन। लेकिन वहीं आप देखोगे तो
अंडर नरिश्ड मतलब कि कुपोषण अल्प पोषण के मामले में भी भारत सेकंड नंबर पर खड़ा है। फर्दर मोर देन हाफ ऑफ वुमेन इन इंडिया सफ़र फ्रॉम एनीमिया, आधी से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द हाई रेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। इसी के चलते चलते कम वजन वाले बच्चों को वो महिलाएं जन्म देती हैं। An unbalanced diet and lack of food is directly linked to high rates of stunting, excessive weight, and death in children under 5 years age. 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में स्टंटिंग देखने को मिलेगा, वजन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके अलावा डेथ रेट भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी, ensuring access to adequate quantity of quality food. There is a need to look at the multiple strategy to combat the issue of food security. Community and nutrition garden can play an important role in enhancing national food security and dietary diversity to combat malnutrition. यहाँ पर क्या क्या सरकार ने कदम उठाई है इसके बारे में बात करी जाती है, जिसमें एक जो अच्छी बात है वो है न्यूट्रिशन गार्डन को लेकर के। इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक कुछ न्यूट्रिशन गार्डन के बारे में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेट किया था, मतलब कि शुरुआत की थी न्यूट्रिशन गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ पोषण माह 2021। पोषण माह 2021 की शुरुआत के टाइम में एक योजना की शुरुआत की गई, न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसके की पॉइंट देख लीजिए। इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेज अबाउट हाउ द एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा द इंटरवेंशन कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एड्रेस द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर नेशन, लोगों को कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन गार्डन की यदि हम बात करें तो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है टू ग्रो न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप। ऐसी फसलें जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसी फसलों को हमें ग्रो करना है फॉर पर्सनल या फिर कम्युनिटी कंजप्शन, या तो आप खुद के लिए उगाइए या फिर अपने समाज के लोगों को खिलाने के हिसाब। To promote good health and well-being, it helps tackle both undernutrition and overnutrition by adopting a sustainable life cycle approach. दोनों चीज़ों से ही निपटना है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन से। न्यूट्री गार्डन ओडिशा इज़ वन सच सक्सेसफुल मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। इसकी प्रोसेस कैसे रहेगी? ए न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट मस्ट हैव चिल्ड्रन एज द प्राइमरी पार्टिसिपेंट। बच्चे रहना चाहिए ताकि वो प्राइमरी रूप से पार्टिसिपेंट इसमें कर सकें। इसके अलावा शुड बी एग्जीक्यूटेड इन ए फेज्ड मैनर, अलग अलग फेज में आपको काम करना है। फर्स्ट फेज में क्या काम करना है? न्यूट्री गार्डन इन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में सबसे पहले इसकी स्थापना की जाएगी। द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन इन ए फ्यू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स across a district. It will encourage local availability of diversified vegetable for midday meals. अब आप अपने आंगनवाड़ी में ही लगा लीजिए, कई किस्म की सब्जियां आप बच्चों को खिला सकते हैं। Its successful implementation would require convergence among the different departments, namely agriculture, horticulture, other related functionaries. आपस में मिलकर के हमको काम करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट को, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन से संबंधित, पोषण से संबंधित बातें भी कई सारी बच्चे सीखेंगे। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मेक देम अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ क्रॉप। ठीक है, मतलब कि आप कैसे करके सिलेक्ट करोगे, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या खाते हो, बेस्ड ऑन सीजनल एंड टोपोग्राफी एंड देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। Based on the outcome and the learning from the pilot project, the project should further be scaled up to include all government school in the district. पहले आंगनवाड़ी में, उसके बाद फिर धीरे धीरे यदि बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा तो स्कूल में भी ये चालू हो जाएगा।
ये तो फर्स्ट फेज़ हो गया, फिर ये है सेकंड फेज़। इस फेज़ के अंतर्गत में ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा प्राइवेट स्कूल की तरफ, ठीक है। विच कुड एडॉप्ट द कल्चर ऑफ न्यूट्री गार्डन, फिर ये लोग भी अपना कल्चर को अपना लेंगे। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, ठीक है, मतलब कि आपको करते हुए सीखना है, ऐसे पढ़ के नहीं सीखना है। फायदे बताए गए हैं। ये क्या है, प्रमोट करने का काम करता है सेफ एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट एमंग स्टूडेंट, बच्चे लोग कैसे करके सेफ और हेल्दी खाना खा सकें, इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम करता है न्यूट्री गार्डन। इसके अलावा एक फ़ायदा इसमें ये है कि खाली जो ज़मीन पड़ी हुई है इसका इसमें यूज़ हो जाएगा। 8 स्कूल एंड आंगनवाड़ी। इट आल्सो इंश्योर एन एक्सपेंसिव रेगुलर एंड हैंडी सप्लाई ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, इससे आपको ताज़ी सब्जियां मिल जाएंगी विच आर बेसिक्स टू न्यूट्रिशन। इनएक्सपेंसिव मतलब आपको सस्ती मिल जाएंगी, कंटिन्यू मिलते रहेंगी, और हैंडी सप्लाई भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कई तरह की मेनू भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही एक चीज प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। इट टर्न्स चिल्ड्रन इनटू कैटलिस्ट हु प्रमोट अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंजेस इन सोसाइटी। चैलेंजेस देखा जाए तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट लैंड, यदि लैंड मिल भी गया है तो वहाँ की ज़मीन बढ़िया होना चाहिए तभी सब्जियाँ अच्छे से उग पाएंगी। पानी चाहिए, अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि इस प्रकार के गार्डन आप बना सकें और वहाँ पर सब्जी उगा सकें। इसके अलावा पैसा भी इनसुफिशेंट मिलेगा तो कैसे हो पाएगा। अनमोटिवेटेड स्टाफ एट आंगनवाड़ी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रिंगिंग गवर्नमेंट फंक्शनरीज ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट। ये इसके चैलेंजेस और फ़ायदे भी हम देख चुके। with the aim of educating primary school student on the subject of nutrition, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थर्सडे के दिन अनाउंस करा था 48 ऑफ इट्स स्कूल आर नाउ इक्विप्ड विथ न्यूट्रिशन गार्डन। मतलब कि जो म्यूनसिपल वाला स्कूल है वहाँ पर ऐसे 48 स्कूल हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन गार्डनों की स्थापना हो चुकी है। पैक्ड विथ फ्रेशली ग्रोन प्रोड्यूस सच एज स्पिनच, टोमेटो, ओकरा, कैरेट, फ्रूट्स सच एस मैंगो, पोमेग्रेनेट, मलबेरी, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। एक न्यूज़ आई है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, शहरी को लेकर के किस प्रकार घर बनाए गए हैं, कितना कैसा क्या रिकॉर्ड रहा है, इसके बारे में है। 52.88 लाख हाउसेस अंडर PMYU कंप्लीटेड। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक 52 लाख घर कंप्लीट हो चुके। आउट ऑफ 1.14 करोड़ हाउसेस सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, टोटल सैंक्शन हुए 1.14 करोड़ और बने टोटल 52 लाख। हैड बीन कंप्लीटेड और डिलीवर्ड टू द बेनिफिशरीज सो फॉर, ऐसा कहना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौशल किशोर इन द लोकसभा। आउट ऑफ द कंप्लीटेड हाउस द हाईएस्ट वर इन द उत्तर प्रदेश 9.75 लाख, गुजरात में 6.26 लाख। टोटल 89.62 लाख हाउसेस हैड बीन ग्राउंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। और आप देखोगे तो इतने लाख जो है कंस्ट्रक्शन ग्राउंडेड देखने को मिला है हमको। हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्र के लोगों को 2022 तक पक्के आवास उपलब्ध कराना। इसको संचालित या फिर कार्यान्वित कौन करता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कुछ फैक्ट इसके दिए गए हैं। शहर के जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, शहर में आवास की जो कमी है, इसको हम कैसे करके सेटल कर सकते हैं, कैसे हम गरीबों को पक्का आवास दें, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस मिशन में संपूर्ण नगर क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि वैधानिक नगर, अनुसूचित नियोजन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगर नियोजन का काम सौंपा गया।
इसके अंतर्गत सब घर में आपको शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली, रसोई घर जैसी बेसिक सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। इस योजना यह जो योजना है महिला सदस्य के नाम पर या फिर संयुक्त के नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला को सशक्त करने के काम भी करती है। विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ ऐसा। इसको 4 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में बांट दिए हैं। पहली है निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन का यूज के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गी वासियों का इन सीटू, मतलब कि जो जहाँ जिसकी झुग्गी झोपड़ी बन गई आप वहीं पर उनको पक्के मकान दे दो। क्रेडिट लिंक सब्सिडी, साझेदारी में किफ़ायती आवास, लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण मरम्मत के लिए भी सब्सिडी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं महिलाओं के मतलब लड़कियों की शादी की एज को लेकर के। 18 साल से इनकी उम्र अब 21 साल कर दी जाएगी। 21 साल में पुरुष की भी शादी होगी और महिलाओं की भी। कैबिनेट ने इसके लिए नोट दे दी है, मतलब सहमति दे दी है, ताकि वो राइज कर सके गर्ल्स मैरिज एज टू 21। चाइल्ड मैरिज एक्ट टू बी अमेंडेड, चाइल्ड मैरिज एक्ट का संशोधन किया जाएगा। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू राइज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 से लेकर के 21 एंड इज लाइकली टू मूव लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इन द ऑनगोइंग विंटर सीजन फॉर द पार्लियामेंट। अभी जो ठंडी के टाइम में ही ये काम हो जाएगा पार्लियामेंट की बैठक में। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे ने क्लियर कर दिया एक प्रपोजल को टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द मैरिजेबल एज ऑफ मैन एंड वुमेन, सोर्सेज टोल्ड द न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ऑन थर्सडे। पीटीआई के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि पुरुष और महिलाओं की एक सी एज रखना चाहती है गवर्नमेंट। ऑन थर्सडे एडिंग दैट ए बिल टू अमेंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006, इस पे संशोधन किया जाएगा, इसको लाया जाएगा ड्यूरिंग दिस सेशन। और जो बिल प्रपोज किया गया है इसके अलावा इसमें कुछ अमेंडमेंट भी रहेंगे। वेरियस पर्सनल लॉज रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ टू इंश्योर यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। अलग अलग कम्युनिटी में जो एज का अलग अलग प्रावधान रखा गया है वो सब अब खत्म होने वाला है। एज ऑफ नाउ द लीगल एज ऑफ वुमेन टू गेट मैरिज इज 18 वाइल दैट फॉर मैन इज 21। महिला 18 साल की होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए 21 साल का, आजकल का जो नियम चल रहा है उसके अनुसार। तो स्मृति ईरानी जो कि हमारी मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंदेवार पांडे रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द सब्जेक्ट। अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते, सरकार का ऐसा कहना है। आगे इसमें बात बताई गई है गवर्नमेंट, देखो ये काम कब आया है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसने अपॉइंट करा था 10 मेंबर की टास्क फोर्स को लीड बाय फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली। The panel submit its report to Prime Minister's Office PMO and the Ministry of Women and Child Development in December last year and recommended that the age of marriage of women rise to 21. The panel's report has not been made public yet. एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज से, यूएस ने सैंक्शन लगाया है चाइना के ऊपर ओवर अब्यूज़ ऑफ उइगर। बहुत ज़्यादा उइगर लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन चाइना करता है, ऐसा आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है। इसके साथ साथ अब उसने सैंक्शन लगाना भी चालू कर दिया है। बायोटेक फर्म्स टारगेटेड ओवर रिप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप को ये जो बायोटेक की फर्म्स है ना वो सप्रेस करती हैं, दबाने का काम करती हैं, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया। थर्सडे के दिन इट इज़ इम्पोजिंग न्यू सैंक्शन ऑन सेवरल चाइनीज बायोटेक एंड सर्विलांस कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। बायोटेक, सर्विलांस की कंपनी और सरकार के एंटिटी सब पर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाया। फॉर एक्शंस इन जिनजियांग प्रोविंस द लेटेस्ट स्टेप अगेंस्ट बीजिंग ओवर ह्यूमन राइट अब्यूसेस ऑफ उइगर मुस्लिम।  'द
कॉमर्स डिपार्टमेंट इज टारगेटिंग चाइनाज अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस एंड 11 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट फोकस ऑन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द चाइनीज मिलिट्री। एक आरोप जो अमेरिका लगाया है, ऑफिशियल ने क्या एक्सप्लेन किया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट एक्शन। देखो, यूएस इंटेलिजेंस हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट बीजिंग हैज़ सेट अप हाईटेक सर्विलांस सिस्टम। बीजिंग ने हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को सेटअप किया है अक्रॉस जिनजियांग, जो कि यूज़ करता है बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन से। इसके अलावा हैज़ कलेक्टेड डीएनए सैंपल फ्रॉम ऑल रेसिडेंट एज 12 से लेकर के 65 तक। उसने बायोमेट्रिक फेशियल की पहचान सिस्टम लागू करा है। इसके अलावा उसने डीएनए के बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किया है 12 से लेकर के 65 तक की उम्र वालों के।